गुड इवनिंग क्लास। आज फिर हम लोग जो है कॉमन एरर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो प्रपोजिशन बेस्ड हुआ करेगा। आज जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो सारे प्रपोजिशन बेस्ड होंगे। इससे पहले की क्लास में भी हम लोगों ने प्रपोजिशन से रिलेटेड कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस किए थे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जैसे सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चंस या स्टेनोग्राफर में पूछे गए क्वेश्चंस या फिर सीपीयू एसआईज में पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे आज भी, है ना। यानी कुल मिलाकर मैं पिछले कई सालों में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं चैप्टर वाइज कहीं ना कहीं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चंस पूछे जाने का चैप्टर वाइज क्या मिल सके, एक ट्रेंड मिल सके। ठीक है, तो आज फिर हम लोग प्रपोजिशन में बात करेंगे। देखिए मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखा है यहाँ पर, इसके बाद जैसे जैसे मैं बात करता जाऊंगा आगे और भी सेंटेंसेस आपके सामने लिखता जाऊंगा ताकि आप जान पाए, समझ पाए और आपके लिए एग्जाम के लिए वो क्या हो सके, यूजफुल हो सके, लाभदायक साबित हो सके। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस हम लोगों ने लिखा है आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। अब इसमें आपको एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है। इस सेंटेंस का मतलब है कि हमारी फुटबॉल टीम जो है वो 11 स्किल्ड प्लेयर्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। यानी हमारी टीम में जो 11 प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, स्किल्ड प्लेयर्स हैं। अब यहां पर क्या है कि एरर जो हमारा है वो बी पार्ट में एरर है, और बी पार्ट में एरर क्या है, कंप्राइज के साथ आपने कभी सुना होगा कि कंप्राइज के साथ प्रपोजिशन कभी भी यूज नहीं किया जाता। हालांकि इसी के सिनोनिम के रूप में हम वर्ड क्या यूज करते हैं, कंसिस्ट वर्ड यूज करते हैं, याद रखिएगा। इसी के सिनोनिम के रूप में हम वर्ड क्या यूज करते हैं, कंसिस्ट, और कंसिस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। तो जब कभी भी सेंटेंस में कंसिस्ट लिखा हो तो कंसिस्ट के साथ तो प्रपोजिशन ऑफ आएगा, लेकिन कंप्राइज के साथ कभी भी हम प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे। यहां कंप्राइज के बाद ऑफ प्रपोजिशन को जब आप रिमूव करेंगे तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर कंसिस्ट या कंप्राइज वर्ड को लिखा जाता है सेंटेंस में। जब कभी कंप्राइज को लिखा जाएगा तो उसके साथ प्रपोजिशन ऐड करके गलत किया जाता है, और जब कभी कंसिस्ट लिखा जाएगा तो वहां से प्रपोजिशन को रिमूव करके आपसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कंसिस्ट और कंप्राइज दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का कंपोजिशन एक तरह से। तो कंसिस्ट के साथ प्रपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है, जबकि कंप्राइज के साथ प्रपोजिशन ऑफ नहीं आता। तो कंप्राइज के साथ ऑफ लिखकर गलत किया जाता है, और कंसिस्ट जब लिखा जाएगा सेंटेंस में तो वहां से ऑफ प्रपोजिशन को रिमूव करके आपसे प्रश्न क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रहे, यहां पर कंप्राइज से आप प्रपोजिशन को हटा दें, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला देखिए कॉमन एरर आपने लिखा है ऑन हॉलीडेज आई प्रेफर रीडिंग स्टोरी बुक्स देन विजिटिंग माय फ्रेंड्स। आपने सेंटेंस क्या लिखा कि छुट्टी के दिनों में, है ना, मैं महत्व किसको देता हूं, स्टोरी बुक्स को पढ़ने को महत्व देता हूं, किसकी तुलना में, फ्रेंड्स को विजिट करने की तुलना में। यानी फ्रेंड्स को मैं मुलाकात करना, फ्रेंड से या फ्रेंड्स को विजिट करना, ये ज्यादा महत्व मैं नहीं देता। मैं किसको महत्व देता हूं, शॉर्ट स्टोरीज या स्टोरी बुक्स को पढ़ने को क्या करता हूं, महत्व देता हूं। अब इस दूसरे सेंटेंस में कहां पे एरर है आप समझिए। देखिए आपने क्या लिखा, ऑन हॉलीडेज, तो ये हमारा पूरा फ्रेज यूज किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। आई प्रेफर रीडिंग शॉर्ट स्टोरी बुक्स, कि मैं स्टोरी बुक्स को पढ़ना क्या करता हूं, प्रेफर करता हूं, किसके तुलना में, फ्रेंड्स को विजिट करने के तुलना में। आपने कभी सुना पढ़ा होगा कि जब कभी भी हम प्रेफर वर्ब यूज कर रहे होते हैं तो प्रेफर के साथ जो आता है प्रपोजिशन वो कहीं ना कहीं दैन नहीं आता, बल्कि इसके साथ क्या आता है, टू आता है। जब आप यहां पर टू लिखेंगे दैन की जगह पे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको समझना चाहिए कि जब कभी भी सेंटेंस में प्रीफर आ रहा हो तो इसके लिए प्रपोजिशन हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, और अक्सर प्रेफर के साथ दैन लिखकर हमें दे दिया जाता है जो कहीं से भी सही नहीं है। तो यहां पर हमारा एरर किस में होगा, सी वाले पार्ट में होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस आपने लिखा है समवन दे डोंट नो हु नॉक्ड एट देयर डोर इन मिडनाइट। यानी किसी ने रात में, आधी रात में उसके दरवाजे को खटखटाया, वो लोग उसे नहीं जानते, है ना। अब देखिए यहां पर किस पार्ट में एरर है, साफ साफ दिख रहा है कि भाई मिडनाइट जो है ये ऐसा फ्रेज है
जिसके लिए प्रपोजिशन कभी भी हम इन यूज नहीं करते। कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं जो टाइम के लिए यूज किया जाता है, जिसके साथ हम टाइम के लिए कभी भी इन नहीं यूज करते, बल्कि टाइम के लिए हम क्या करते हैं, एट यूज करते हैं। जैसे मैं उन वर्ड्स को लिख रहा हूं, उन फ्रेजेस को लिख दे रहा हूं आपके सामने ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन कभी आ जाए तो ध्यान रहे। जैसे आपने नाइट लिखा तो क्या लिखेंगे, एट नाइट, या आप क्या लिखेंगे, एट मिडनाइट, या आप क्या लिखेंगे, एट डॉन, एट डस्क, ठीक है, एट डे ब्रेक, या एट मिड डे। ये ऐसे फ्रेजेस है जिसके साथ हमेशा प्रपोजिशन क्या होता है, एट होता है, ठीक है। यानी याद रखिएगा, जहां पर भी नाइट लिखा हो, मिड नाइट लिखा हो, डाउन हो, डस्क हो, डे ब्रेक हो या मिड डे हो, इन सब के साथ प्रपोजिशन क्या आता है, एट आता है। हम क्या यूज करेंगे, एट नाइट यूज करेंगे, एट मिड डे यूज करेंगे, एट डाउन यूज करेंगे। डाउन का मतलब होता है सुबह के समय, है ना, सूर्योदय के समय, और डस्क का मतलब होता है शाम का समय, यानी सूर्यास्त का जो समय होता है वो एट डस्क कहलाता है, ठीक है, या एट डे ब्रेक। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, मिडनाइट, तो जाहिर सी बात है मिडनाइट के साथ हम क्या करेंगे, एट यूज करेंगे। यहां पर हमारे एरर किसमें है, सी वाले पार्ट में एरर है, ठीक है भाई। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, वो ये कि हम फ्रेज के रूप में एट नून भी यूज करते हैं, है ना, लेकिन जब हम आफ्टरनून लिख रहे होते हैं, क्या आफ्टरनून लिख रहे होते हैं, तो आफ्टरनून के साथ प्रपोजिशन क्या आता है, इन आता है। ये याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है। यानी नून के साथ हम एट यूज करेंगे, लेकिन आफ्टरनून के साथ हम क्या करेंगे, इन यूज करेंगे, ठीक है भाई। समझते जाइएगा। मेरा गला थोड़ा खराब चल रहा है, चूंकि कई दिनों से तबीयत खराब चल रही है मेरी, है ना। चलिए देखिए, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ने से पहले एक बात और भी यहां पे समझ लें। ये हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अगर यहां पर एट लिखा होता तो हम किसको एरर बताते, इस हु को एरर बताते। क्यों, इसलिए कि ये हु जो आया है ना, वो किसके लिए आया है, समवन के लिए आया है, और समवन वर्ड हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और किसी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए जब रिलेटिव हम यूज करते हैं तो बेहतर तरीका ये होता है कि हम वहां पर क्या यूज करें, दैट यूज करें। यानी जब कभी भी आप समवन लिख रहे हो, समबडी लिख रहे हो, एनीवन लिख रहे हो, एनीबडी लिख रहे हो, एवरीवन लिख रहे हो, एवरीबडी लिख रहे हो, ऐसे वर्ड्स के साथ रिलेटिव क्या यूज करना बेहतर माना जाता है, दैट बेहतर माना जाता है। लेकिन हम हु को भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये इनएप्रोप्रिएट होता है। लेकिन चूंकि ये यहां पर काम चलाऊ है, इस वजह से इसे हम सही मान लेंगे और हम गलत किसको बताएंगे, मिडनाइट के साथ इनका यूज किया जाना। चूंकि मिडनाइट के साथ इन कभी हो ही नहीं सकता, मिडनाइट के साथ आप क्या करोगे, एट यूज करोगे, तब जाकर सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है भाई। चलिए अगला सेंटेंस आपने लिख रखा है, ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद बैड सिचुएशन, यानी वो बुरे हालात को, है ना, सामना करने में वो सक्षम नहीं है, या बुरे हालात से, है ना, लड़ने में सक्षम नहीं, ये मतलब होगा, या उसे झेलने में सक्षम नहीं, आप ये भी कह सकते हैं। अब यहां पर देखिए हमारा जो एरर है वो किसमें है, बी पार्ट में एरर है। वो ये है कि या तो सेंटेंस में आप कोप अप यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा झेलना, या फिर आप कोप के साथ क्या कर सकते हैं, विद कर सकते हैं। दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते, या तो कोप विद लिखेंगे या तो हम क्या लिखेंगे, कोप अप लिखेंगे, और दोनों का मतलब क्या होगा, सहन करना, बर्दाश्त करना, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या किया गया है, दोनों प्रपोजिशन को एक साथ लिखा गया है, जो कि एरर है। अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए आपने लिख रखा है, समटाइम्स शी गेट्स एंग्री ऑन मी, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि वो मुझ पे क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है, इस सेंटेंस का ये मतलब है। अब इसमें देखिए कहां पे एरर है, इसमें हमारा ऑन जो लिखा हुआ है ये एरर है, यानी सेकंड पार्ट में हमारे क्या है, एरर है, बी पार्ट में हमारा क्या है, एरर है। आपको मैं बताऊं, एंग्री के साथ दो प्रपोजिशन आता है भाई, क्या आता है, दो प्रपोजिशन आता है, क्या क्या देख लें आप।
जब हम एंग्री लिखते हैं तो एंग्री के साथ एट भी आता है और एंग्री के साथ विद भी आता है। एंग्री विद जब हम यूज करेंगे ये पर्सन की बात करेगा, और एंग्री एट जब हम यूज करेंगे ये थिंग की बात करेगा। यानी किसी चीज को लेकर अगर गुस्सा आने की हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, एंग्री एट यूज करते हैं। किसी पर्सन से नाराज होने गुस्सा करने की बात हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एंग्री विद। और यहां पर क्या लिखा है, एंग्री के साथ ऑन लिखा है, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। यहां पर ऑन की जगह पर आप क्या यूज करेंगे, विद यूज करेंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सेंटेंस। छठा सेंटेंस जो हमारा है क्या, द राजधानी एक्सप्रेस विल डिपार्ट द स्टेशन इन 10 AM। कि राजधानी एक्सप्रेस जो है ना 10 बजे स्टेशन से क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, छूट जाएगी, रवाना हो जाएगी, ये मतलब है। अब यहां पर किस पार्ट में एरर है, जाहिर सी बात है थर्ड पार्ट में एरर है। इन 10 AM नहीं होगा। जब कभी भी हम टाइम के एग्जैक्टनेस की बात करते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात हम करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं भाई। जब इनकी जगह पर आप एट यूज करेंगे तो यही सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे और सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 6 सेंटेंसेस देखा कॉमन एरर्स की जो प्रपोजिशन से रिलेटेड थे। फिर मैंने आगे आपके सामने लिखा है। अब इन सारे सेंटेंसेस को भी हम लोग देखें कि कहां पर प्रपोजिशन की गलती हो रही है। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस आपने फिर इसमें लिखा है क्या, सच रूल्स डोंट अप्लाई टू यू एंड आई। यानी इसमें पहला है, लेकिन ये हमारा दरअसल 7वें नंबर का सेंटेंस है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि सच रूल्स डोंट अप्लाई टू यू एंड आई। इसमें हमें बताना है किस पार्ट में एरर है। अब सिंपल सी बात है, आपने कभी सुना होगा, या अगर आपने नहीं सुना है तो आज आप जान लें कि भाई प्रपोजिशन के बाद जो आने वाला वर्ड होता है वो दरअसल प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि 2 प्रोनाउंस लिखे गए हैं, यू एंड आई, और ये आ किसके बाद रहा है, टू के बाद आ रहा है, जो कि क्या है, एक प्रपोजिशन है। और हमने क्या सुना कि भाई प्रपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड जो होता है दरअसल क्या होता है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। लिहाजा यहां पर आई की जगह पर क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। जब आप मी लिखेंगे तब जाकर ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। तो प्रपोजिशन के रेफरेंस में, संदर्भ में ये बात हमेशा याद रहे कि प्रपोजिशन के बाद जो लिखा जाने वाला वर्ड होता है वो हमेशा किस अवस्था में माना जाता है, ऑब्जेक्ट की अवस्था में माना जाता है। लिहाजा प्रपोजिशन के बाद जब कभी भी आपको सब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन दिख जाए तो वो सेंटेंस बिल्कुल क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, शायद मेरी बात समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां सेंटेंस देखिए, आपने लिखा है जो 8th सेंटेंस है हमारा, द लवर्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। द लवर्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। यानी जो लवर्स थे वो एक दूसरे के बगल में खामोशी से टहलते रहे, या वो लोग टहले। अब यहां पर देखिए, हम क्या बात कर रहे हैं, बगल में, लेकिन हमने वर्ड क्या लिख रखा है, बिसाइड्स लिख रखा है, जो कि प्रीवियस ईयर में लिखा पूछा गया क्वेश्चन है ना, उसी को मैंने लिखा है यहां पर। और हमने पिछली क्लास में भी, जहां पर मैं प्रपोजिशन के क्वेश्चंस करा रहा था, वहां पर मैंने डिफरेंस बताया था बिसाइड और बिसाइड्स में। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और ये जो बिसाइड्स लिखा है आपने, इसका मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, के अलावा, के अतिरिक्त। तो यहां पर अतिरिक्त की तो बात हो नहीं रही, यहां पर किसकी बात हो रही है, बगल में होने की बात हो रही है। लिहाजा यहां पर बिसाइड से आप क्या करेंगे, बिसाइड से एस को हटा देंगे, बिसाइड कर देंगे, तो यही सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी बिसाइड्स यहां पर क्या है, एरर है भाई। बिसाइड्स प्रपोजिशन नहीं यूज करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, बिसाइड यूज करेंगे। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में। चलिए 9th सेंटेंस आपने लिखा है, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थोरोली ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू सॉल्व। ठीक है, सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि हम लोगों ने प्रॉब्लम्स के बारे में, है ना, विस्तार से, एक तरह से, सो थोरोली, बहुत ही, है ना, विस्तार से एक तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, एग्जामिनेशन की शाम में डिस्कस कर लिया। दैट आई फाउंड इट इजी,
है ना, इट वेरी इजी टू सॉल्व, है ना, जो जिसको कि मैंने क्या पाया कि मेरे लिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो गया, आसान हो गया। ये सेंटेंस का मीनिंग है। अब इस सेंटेंस में हमें बताना है कि भाई एरर कहाँ है। तो आप देखिए, समझिए इस चीज को। मैं पिछले क्लास में भी मैं बता चुका हूं कि बहुत से ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें प्रपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, छुपा होता है, लिहाजा वहां पर अलग से प्रपोजिशन का यूज किया जाना सुपरफ्लुअस माना जाता है। उसी वर्ब में से एक वर्ब क्या है, डिस्कस है। डिस्कस में ऑलरेडी अबाउट का मीनिंग छुपा हुआ है। सॉरी भाई, आप डिस्कस करेंगे तो किसी चीज के बारे में ही डिस्कस करेंगे ना, है ना, जैसे एक्सप्लेन हो गया या डिस्कस हो गया, है ना, इस तरह के वर्ड्स, या फिर डिस्क्राइब लिख कर आ रहा हो, इसमें ऑलरेडी अबाउट का मीनिंग क्या है, छुपा हुआ है। अब डिस्क्राइब के साथ अबाउट लिख दिया जाए सेंटेंस में तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। डिस्कस के साथ अबाउट लिख दिया जाए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेन के साथ अबाउट लिख दिया जाए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि इन वर्ब्स के साथ प्रपोजिशन का यूज किया जाना एक तरह से क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस यूज हो जाएगा, रिडंडेंट यूज हो जाएगा, अननेसेसरी यूज कहलाएगा। क्यों, इसलिए कि इन वर्ब्स में ऑलरेडी अबाउट का मीनिंग क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, लिहाजा अलग से हम प्रपोजिशन यूज नहीं कर सकते। तो याद रखेंगे भाई, डिस्कस के साथ अबाउट लिख कर दे दिया जाता है, डिस्क्राइब के साथ अबाउट लिख कर दे दिया जाता है, एक्सप्लेन के साथ अबाउट लिख कर दिया जाता है। तो इन वर्ब्स के साथ अगर आपको अबाउट लिख कर दिया जाए तो वो सेंटेंस पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट है। यहां से आप अबाउट को जब रिमूव करेंगे ना तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा एरर किसमें है ना, फर्स्ट पार्ट में ही है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला सेंटेंस आपने लिखा है, द कार प्लंज्ड इन एन एक्सट्रीमली डीप वैली एंड बर्स्ट इनटू फ्लेम। अब देखिए, प्लंज का मतलब होता है गिर जाना किसी चीज में, यानी सेंटेंस कहा जा रहा है कि कार जो है बहुत ही ज्यादा गहरी खाई में क्या हो गई, गिर गई, और कार में क्या हो गई, आग लग गई, यानी वो शोलों में एक तरह से फट पड़ी कार। बर्स्ट इन लिखा हुआ है आपके सामने, बर्स्ट इनटू फ्लेम, यानी शोलों में फट पड़ना, क्या मतलब, इसमें बहुत ज्यादा भीषण क्या लग गई, आग लग गई, ये कहा जा रहा है। अब इस सेंटेंस में आपको समझना है कि भाई कहां पे एरर है ना। तो देखिए यहां पर इस सेंटेंस में जो एरर आ रहा है वो ए वाले पार्ट में ही एरर आ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, आपने कभी पढ़ा होगा इन और आपने पढ़ा होगा इनटू, ठीक है, और इन दोनों प्रपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। इन माने भी में होता है और इन टू माने भी में होता है, लेकिन इन किसकी बात करता है, इन स्टैटिक पोजीशन की बात करता है, यानी स्थिरता की बात करता है, जबकि इनटू किसकी बात करता है, मूवमेंट की बात करता है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रहे। अब कार का खाई में गिर जाना, यहां पे क्या है, मूवमेंट है ना, यानी एक चीज एक जगह से दूसरे में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो जहां पर मूवमेंट हो, एक चीज एक जगह से दूसरे में ट्रांसफर हो रही हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, प्रपोजिशन इनटू यूज करते हैं। लिहाजा यहां पर इन की जगह पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इनटू यूज करना पड़ेगा। जब आप इनटू यूज करेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। तो यहां पर जो एरर आ रहा है वो किस पार्ट में आ रहा है, ए वाले पार्ट में एरर आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द यूनिफॉर्म ऑफ सेंट मार्टिन स्कूल इज ब्लू कलर। सेंटेंस का मतलब है कि सेंट मार्टिन स्कूल के जो यूनिफॉर्म का कलर है वो कैसा है, ब्लू है ना। अब यहां पर हमें एरर बताना है कि भाई किस पार्ट में एरर है। तो देखिए इस सेंटेंस में जो हमारा एरर आ रहा है ना, शायद मैंने पार्टीशन करना मैं भूल गया, चलिए मैं करे दे रहा हूं पार्टीशन, ठीक है ना। यहां पे जो एरर है हमारा वो सी वाले पार्ट में एरर है। इस ब्लू कलर जो लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा एरर है। क्या एरर है भाई, इसलिए कि यहां पर हम ड्रेस की बात कर रहे हैं और ड्रेस के लिए प्रपोजिशन क्या होता है, इन होता है। तो इज इन ब्लू कलर, या तो आप ये लिखें या फिर आप ऑफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो यहां पर इज इन ब्लू कलर, चूंकि ड्रेस के लिए हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन इन यूज करते हैं, तो इज इन ब्लू कलर लिख सकते हैं, या फिर
ऑफ ब्लू कलर भी यूज किया जाता है, यानी ड्रेस वगैरह के लिए हम, यूनिफॉर्म वगैरह के लिए हम ऑफ भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रपोजिशन ऐड करना पड़ेगा, या तो इन ऐड करेंगे या तो ऑफ ऐड करेंगे, तब जाकर ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग ऑन एवरी क्लाउड। देखिए अ सिल्वर लाइनिंग जो है ये पूरा हमारा क्या है, एक तरह से फ्रेज है, और इसका मतलब होता है आशा की किरण, उम्मीद की किरण। ठीक है, तो देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग ऑन एवरी क्लाउड, यानी हर जगह क्या है, आशा की किरण है, यानी एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहां पर जो एरर है वो सी वाले पार्ट में एरर है, ऑन नहीं होगा, चूंकि अ सिल्वर लाइनिंग इन जो है हमारा क्या होता है, पूरा फ्रेज होता है, अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी क्लाउड, ये हमारा पूरा फ्रेज की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है आशा की किरण। लिहाजा यहां पर ऑन की जगह पर आप क्या करेंगे, इन यूज कर लेंगे, तो यही सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक एक करके सारे सेंटेंसेस आपको कराने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जो कि प्रपोजिशन से रिलेटेड पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। बस आप लोग मुझसे जुड़े रहें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें, ताकि दूसरों तक भी ये अच्छी चीजें पहुंच सके, है ना। उसमें कभी कमी ना करें, कमेंट करें, खूब लाइक करें, खूब सब्सक्राइब करें, खूब कमेंट करें, है ना। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने 12 सेंटेंस देख लिया। अब हम लोग इसके आगे और भी सेंटेंस अभी करेंगे, मैं लिख रहा हूं, चलिए। सॉरी, चलिए हम लोग 13वां सेंटेंस देख रहे हैं, 13th। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड टू ऑल द क्लासेस, है ना, यानी सारे क्लास को अटेंड करना बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, ये कहा जा रहा है ना। अब देखिए इस सेंटेंस में बिल्कुल ही कॉमन सी बात है, वो ये कि यहां पर टू जो यूज किया गया है ये सुपरफ्लुअस है। हमेशा याद रखिएगा, अटेंड जो है हमारा ऐसा वर्ब है जिसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रपोजिशन यूज नहीं किया जाता। ठीक है, लिहाजा यहां पर जो है ना टू को आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड ऑल द क्लासेस। आपने देखा भी होगा अटेंड के साथ हम प्रपोजिशन यूज नहीं करते। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताऊं, जनरली जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, सिवाय चंद गिने चुने वर्ब्स के, जनरली ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। कुछ गिने चुने वर्ब्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे टॉक के साथ हम टू यूज करते हैं, वेट के साथ हम फॉर यूज करते हैं, बात समझ रहे हैं, या फिर जो है ना हम सेड के साथ टू यूज करते हैं, कंप्लेन या एक्सप्लेन के साथ हम टू यूज करते हैं, प्रपोज के साथ हम टू यूज करते हैं। तो ये जो मैं वर्ब्स बोल रहा हूं, कुछ गिने चुने ऐसे वर्ब्स हैं जहां पर के ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट से पहले क्या आता है, प्रपोजिशन आता है। जनरली हम ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यानी ऑब्जेक्ट से पहले हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते, और यहां पर भी अटेंड वर्ड हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, लिहाजा इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द क्लासेस, लिहाजा इस ऑल द क्लासेस से पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जब आप यहां से टू को रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं 14th। व्हाट सरप्राइजेस मी इज हिज एब्सोल्यूट इंडिफरेंस फॉर द इंटायर ट्रेजेडी, यानी जो चीज मुझे सरप्राइज करती है, मुझे हैरत होती है जिस बात को लेकर, इज हिज एब्सोल्यूट इंडिफरेंस फॉर द इंटायर ट्रेजेडी, यानी पूरी ट्रेजेडी में, है ना, उसका जो है ना इंडिफरेंस है, उस बात को लेकर मुझे बड़ा सरप्राइज होता है ना। अब यहां पर किस चीज में एरर है, किस पार्ट में एरर है ना, जरा देखें आप। तो यहां पर जो एरर है, अब देखिए यहां पर प्रपोजिशन तो एक ही आ रहा है भाई, है ना, फॉर आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, या तो ये सही होगा, ये तो गलत होगा। तो ध्यान रखिएगा, इनडिफरेंस ऐसा वर्ड है, डिफरेंस या इनडिफरेंस, याद रखिएगा। अगर सेंटेंस में वर्ड क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए, या सेंटेंस में वर्ड क्या आ जाए, इनडिफरेंस आ जाए, तो उसके साथ प्रपोजिशन क्या होता है, टू होता है। याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, टू होता है। यहां से आप फॉर को रिमूव करेंगे, यानी रिप्लेस करेंगे, रिमूव नहीं सॉरी, रिप्लेस करेंगे, किससे, टू से रिप्लेस करेंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15th सेंटेंस हम लोग देखते हैं। प्रॉफिट इज डिवाइडेड
बिटवीन द फाइव शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, यानी फायदा जो था वो है ना कंपनी के 5 शेयर होल्डर्स के बीच क्या किया गया, बांट दिया गया या बांटा जाता है ना, इज डिवाइडेड बिटवीन 5 शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, या कंपनी के 5 शेयर होल्डर्स के बीच फायदे को क्या किया जाता है, बांटा जाता है, ये मतलब है। अब यहां पर देखिए साफ साफ आपको दिख रहा होगा, बिटवीन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बिटवीन हमेशा किसकी बात करता है, फॉर 2 पर्सन्स और 2 थिंग्स की बात करता है, लेकिन सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, मोर देन 2 की बात हो रही है, यानी 5 शेयर होल्डर्स की हम बात कर रहे हैं। और आपने पढ़ा होगा कि मोर देन 2 की जब हम बात करते हैं तो मोर देन 2 के लिए हमें क्या यूज करना होता है, या तो एमंग यूज करना होता है या तो एमंग्स यूज करना होता है ना। आप एमंग या एमंग्स में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, लिहाजा यहाँ पर बिटवीन हमारा रिप्लेस होगा किससे, या तो एमंग से या तो एमंग्स से, यानी जहां पर मोर देन 2 के लिए हमें यूज करना होता है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो एमंग यूज करते हैं या तो एमंग्स, और बिटवीन हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर 2 पर्सन्स और 2 थिंग्स के लिए। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, वो ये कि बिटवीन का यूज भी मोर देन 2 के लिए किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है ये हमें जानना चाहिए। वो ये कि बिटवीन को हम मोर देन 2 के लिए तब यूज करते हैं जहां पर एक तरह से आपसी बॉन्डिंग की बात हो रही हो, या फिर समझौते की बात हो रही हो, ट्रीटी यानी संधि की आप बात कर रहे हो, तो वहां पर मोर देन 2 के लिए हम क्या करते हैं, बिटवीन भी यूज करते हैं। जैसे कहा जाए दिस ट्रीटी हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, तो अब यहां पर मैं इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका तीनों देश बोल रहा हूं ना, यानी मोर देन 2 की बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी यहां पर बिटवीन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि यहां पर इस सेंटेंस में मैं बात किसकी कर रहा हूं, ट्रीटी की बात कर रहा हूं, यानी संधि की बात कर रहा हूं। तो जब कभी भी संधि या समझौते की बात की जाए, ठीक है, आपसी बॉन्डिंग की बात की जाए, तो वहां पर मोर देन 2 के लिए हम बिटवीन यूज करते हैं, और वो पूरी तरह से क्या माना जाता है, करेक्ट माना जाता है। लेकिन यहां पर बॉन्डिंग की बात तो हो नहीं रही, यहां पर है कि सीधे तौर पे मोर देन 2 की बात की जा रही है कि 5 शेयर होल्डर्स के बीच क्या किया जाता है, प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है। लिहाजा यहां पर बिटवीन को किससे रिप्लेस करेंगे, या तो एमंग से या तो एमंग्स से। आपने सुना और पढ़ा होगा कभी कि एमंग और एमंग्स जो है ये मोर देन 2 की बात करता है। ठीक है भाई, चलिए मेरा गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको करा दूं। चलिए देखते हैं हम लोग, अगर मैं ज्यादा नहीं भी करा पाऊं तो जितना मैंने लिखा है कम से कम इतना ही करा दूं मैं आपको, है ना। जैसे आपने लिखा द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग बिसाइड्स द स्कूल बिल्डिंग। अब फिर देखिए, अभी मैं बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में बात कर रहा था कि बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में, और इस बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त, के अलावा, है ना। अब जाहिर सी बात है सेंटेंस का मीनिंग क्या आ रहा है, द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग बिसाइड्स द स्कूल बिल्डिंग, यानी बच्चे जो है स्कूल बिल्डिंग के बगल में खेल रहे थे। तो अब जाहिर सी बात है बगल में का मीनिंग हम बता रहे हैं ना, अतिरिक्त की बात हम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर बिसाइड्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बिसाइड होगा। आप इस एस को हटा देंगे तो बिसाइड हो जाएगा, और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एरर किसमें है, बी पार्ट में एरर है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, आपने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन शी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, यानी मेरे अनुसार, मेरी सोच के अनुसार वो, है ना, जॉब के लिए क्या है, बिल्कुल बेस्ट है, सुटेबल है, जो भी आप कह रहे हैं, ये मीनिंग है इसका। अब देखिए यहां पर किस पार्ट में एरर है, तो आपको समझना चाहिए ये जो ए वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, एरर है। वो एरर ये है कि अगर आप फ्रेज यूज करते हैं ना, मैं लिख दे रहा हूं, या तो हमारा फ्रेज क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मी, या फिर क्या होगा, इन माई ओपिनियन, या फिर क्या हो सकता है, अगर माई ओपिनियन लिखना है तो इन माई ओपिनियन, ये आपको फ्रेज यूज करना पड़ेगा। यानी या तो हमारा फ्रेज क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मी, इसका जो मतलब होगा वही मतलब किसका होगा, इन माई ओपिनियन। अब यहां पर किया क्या गया, अकॉर्डिंग टू से अकॉर्डिंग टू को लिया गया, और इन माई ओपिनियन से माई ओपिनियन को ले लिया गया, और दोनों को जोड़कर क्या लिख दिया गया, अकॉर्डिंग टू मी, सॉरी अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन लिख दिया गया।
जबकि होना क्या चाहिए था, या तो अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए या तो इन माय ओपिनियन। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना फ्रेज दो मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू मी या इन माय ओपिनियन, दोनों का मतलब एक जैसा है, तो दोनों को मिलाकर कभी कभी लिख दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू से अकॉर्डिंग टू को लिया गया और इन माय ओपिनियन से माय ओपिनियन को ले लिया गया। तो होगा क्या, या तो अकॉर्डिंग टू मी होगा या तो इन माय ओपिनियन होगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना, चूंकि गला हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम लोग अगले सेशन में इससे और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे जितना आज हम लोगों ने किया। ठीक है, ओके, आज के लिए थैंक यू।